हेलो साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का वैशाली एचडी एकेडमी में। दोस्तों, जनजाति की श्रृंखला में कल हमने भील जनजाति को कवर किया था। आज हम गौंड जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, भील जनजाति जो है वो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है और ठीक उसी प्रकार यदि हम समूह के आधार पर पढ़ें तो दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गौंड जनजाति है। और समूह के आधार पर सबसे बड़ी जनजाति भी कौन सी है? तो गौंड जनजाति है। आज हम इसकी सामाजिक, आर्थिक विशेषताएं, धार्मिक विशेषताएं, सांस्कृतिक विशेषताओं को कवर करेंगे, तो लास्ट तक जरूर बने रहें। दोस्तों, यदि देखिए, कल एक बात और आपको मैं बता दूं, यदि आपने कल का लेक्चर ना देखा हो तो कल का लेक्चर जरूर देख लें। और आज चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, भौगोलिक विभाजन के आधार पर हम मध्य प्रदेश की जनजातियों को में चल रहा था। यदि हम मध्य प्रदेश की जनजातियों के भौगोलिक विभाजन की यदि दोस्तों हम बात करें तो ये 3 भागों में मध्य प्रदेश को क्या किया गया है? बांटा गया। ये 3 भाग आखिरकार कौन कौन से होते हैं? दोस्तों, एक होता है उत्तर पूर्वी, है ना, एक होता है उत्तर पूर्वी क्षेत्र, एक होता है दोस्तों यदि हम बात करें तो ये जो सतपुड़ा पर्वतमाला का अर्थात नीचे वाला जो क्षेत्र है, जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र आता है ये, और एक होता है दोस्तों पश्चिमी क्षेत्र। यहाँ पर जनजाति संकेंद्रण इन 3 क्षेत्रों में सबसे ज्यादा, और एक ये चौथा भाग आता है तो मध्य भारत का पठार। तो सबसे पहले दोस्तों यदि हम बात करें उत्तर पूर्वी क्षेत्र की तो यहाँ पर कोल जनजाति हो गई। यहाँ पर दोस्तों पनिका जनजाति है ना, जो सीधी शहडोल वाला क्षेत्र है, यहाँ पर पनिका निवास करते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के हर एक जिले में गौड़ जनजाति आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ यदि हम मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों भील हो गया, भील है, भेलाला है, पटेला है, रथियास है। भील और उसकी उपजातियां जो है वो मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में निवास करती हैं। जबकि उत्तरी भाग की बात करें तो मध्य प्रदेश में उत्तरी भाग में यहाँ पर दोस्तों सहरिया जनजाति क्या करती है? यहाँ पर सहरिया जनजाति, जो गुना वाला क्षेत्र है, यहाँ पर सहरिया जनजाति निवास करती है। और जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है, यहाँ पर आपको कोरकू देखने को मिलेंगे, यहाँ पर आपको गोंड भी देखने को मिलेंगे, यहाँ पर दोस्तों आपको बैगा देखने मिलेंगे। साथ ही साथ आपको छिंदवाड़ा में, पातालकोट में दोस्तों भारिया भी देखने को मिलेंगे। तो ये क्या है? जनजातियों का एक भौगोलिक वितरण है। जनजातियों का क्या है? ये भौगोलिक वितरण है। और अब बात करते हैं गौंड जनजाति की। दोस्तों, एक देखिए, एक आपको याद रखना है कि एक व्यक्ति है जिनका नाम क्या है? हिस्लोक। और इन्हीं हिस्लोक महोदय के अनुसार कहा गया है कि जो गौंड शब्द की उत्पत्ति है ये तेलुगु भाषा के कौन से हुई है? जिसका अर्थ होता है पर्वत। जिसका अर्थ क्या होता है? पहाड़ या पर्वत होता है। तो जो गौंड शब्द है इसकी उत्पत्ति किससे मानी जाती है? तो इसकी उत्पत्ति दोस्तों किससे मानी जाती है? तेलुगु भाषा के शब्द कौंड से मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है पहाड़ या पर्वत। क्योंकि ये जो जनजाति होती है ये पहाड़ या पर्वत पर निवास करती है। इसी कारण दोस्तों इन्हें क्या कहा जाता है? गौंड कहा जाता है। और ये एक आगे जाके मैं आपको बताऊंगी। अभी ये बता देती हूँ कि जो गौंड है ना वो स्वयं को कोयतुर कहते हैं। जो गौंड है वो स्वयं को क्या बोलते हैं? कोयतुर। और कोयतुर का मतलब भी क्या होता है? पर्वतवासी होता है। देखिए, भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह गौंड जनजाति है, जो कि मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। जो आप याद रखेंगे कि ये ऐसी जनजाति है जो विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीचों बीच, या फिर हम कह सकते हैं कि जो नर्मदा घाटी वाला क्षेत्र है यहाँ पर सर्वाधिक ये, क्योंकि नर्मदा घाटी है वो कहाँ पर है? तो ये जो विंध्याचल पर्वतमाला, साथ ही साथ दोस्तों सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच में कौन सी घाटी है? नर्मदा घाटी। और इसके ही दोनों ओर कौन सी जनजाति निवास करती है? गौंड जनजाति निवास करती है। वैसे तो संपूर्ण मध्य प्रदेश में गौंड जनजाति है, लेकिन मध्य प्रदेश का जो मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, यहाँ पर गौंड जनजाति सर्वाधिक क्या है? गौंड जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण है। अब यदि दोस्तों हम बात करें, कल जैसे हमने पढ़ा था कि किस मानव, जो भील जनजाति है ये किस मानव समूह का प्रतिनिधित्व करती है? प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड। ठीक उसी प्रकार से कि ये मंगोलाइड है, ये प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड है। ये कौन है? तो ये दोस्तों ये द्रविड़ियन होती हैं। ये किस मानव जाति का प्रतिनिधित्व करती है? तो आपको याद रखना है ये द्रविड़ियन होती है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जो गौंड जनजाति है इसका मूल क्या है? द्रविड़ियन होते हैं। और इनकी प्रमुख भाषा गोंडी या ढोरली होती है। जैसे भीलों की भाषा क्या है? भीली होती है। ठीक उसी प्रकार से गोंडी क्या है? गौड़ों की प्रमुख भाषा है, और डोरली भी इनकी प्रमुख भाषा है। दोस्तों, यदि आपने मैंने भील जनजाति के भी पारिभाषिक शब्दों को पढ़ाया है जो हर एग्जाम में आते हैं
कि है ना कि पगड़ी को क्या बोलते हैं, गोत्र को क्या बोलते हैं, अटक। तो इसी प्रकार से बुआ, फूफा, मामा, भाई, बहन, फायरे, फायरे क्या है ना, पायरो, पायरो क्या है, फायरे, फायरे क्या है। तो ये शब्द मैंने जो है वो भील जनजाति के पढ़ाए, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में लगभग 50.93 लाख क्या है गौड़ निवास करते हैं, जो कुल जनजाति जनसंख्या है उसका लगभग 33% क्या है तो गौड़ जनजाति है। ये किसके अनुसार है? 2011 की जनगणना के अनुसार है। दोस्तों गौड़ जनजाति जो सर्वाधिक है वो छिंदवाड़ा जिले में, और साक्षरता भी सबसे ज्यादा यहीं पर है छिंदवाड़ा जिले में जो गौड़ जनजाति है। देखिए एक बात और मैं आपको बता दूं कि जो भारिया, जब हम समूह के बारे में पढ़ेंगे कि जो भारिया है वो भी गौड़ों का ही क्या है, एक वर्ग है, एक उपवर्ग है। इनकी शारीरिक संरचना कैसी होती है? जिस प्रकार से दोस्तों भीलों का जो बाल घुंघराले होते हैं, कद कैसा होता है, नाटा होता है, ठीक उसी प्रकार से जो गौड़ जनजाति है इनका जो कद काठी होती है वो सामान्य होती है, और काला इनका रंग होता है, चपटी नाक होती है और चौड़ा चेहरा होता है। साथ ही साथ दोस्तों ये भोजन में मांस और मदिरा का सेवन भी करते हैं। इनका प्रिय भोजन वैसे पेज होता है। क्या होता है इनका प्रिय भोजन? यहीं पर आप लिख लें कि इनका जो प्रिय भोजन होता है दोस्तों, देखिए 2 होते हैं इनके प्रिय भोजन। आखिरकार देखिए 2 जगह अलग अलग मिलते हैं। एक मिलता है दोस्तों पेज मिलता है ना, और पेज यदि आपको ऑप्शन में ना हो और ऑप्शन में आपको कोदो का भात हो तो ये है एक ही चीज है ना। कहीं कहीं देखिए पेज मिलता है, कहीं कहीं कोदो का भात, लेकिन रेसिपी एक ही है। और क्या होता है कि ये जो कोदो कुटकी होती है ना, जो कि मंडला जिले में आपने पढ़ा भी होगा, मैंने पढ़ाया भी है कि जीआई टैग मिला हुआ है। तो कोदो का ये भात होता है, साथ ही साथ ये मक्के की रोटी हो गया, है ना, मक्के की रोटी है, मोटे अनाजों का ये भात होता है जिसे पेज कहा जाता है, या इनका प्रिय भोजन दोस्तों कोदो का पेज या कोदो का भात जो है इनका प्रिय भोजन होता है। अब देख लेते हैं दोस्तों इस जनजाति से संबंधित प्रमुख तथ्यों के बारे में। ये देखिए ये आपको प्री और मेंस दोनों के हिसाब से कवर करेगा, साथ ही साथ आपको एसआई, फॉरेस्ट, एसएससी आदि सभी एग्जाम्स के लिए भी बेनिफिशियल है। तो देखिए ये वनों से प्राप्त कंदमूल, फल, वस्त्र, आभूषण क्या करते हैं, तो ये इन पर ही क्या होती है, इनका जीवन जो जीविकोपार्जन का जो साधन होता है वो क्या होता है, तो कंदमूल इनका कृषि होता है। कंदमूल भी साथ ही साथ दोस्तों ये खाने के लिए क्या लेते हैं, तो कंदमूल हो गया, फल हो गया, और ये जो पुरुष हैं वो लंगोटी और सिर पर पगड़ी बांधते हैं। सिर पर क्या बांधते हैं? पगड़ी बांधते हैं, जिसे साफा कहा जाता है। और जो महिलाएं होती हैं वो घुटने तक साड़ी पहनती हैं, और साथ ही साथ दोस्तों इन्हें आभूषण पहनना और गोदना मतलब क्या होता है, टैटू बनाना जो है वो सबसे ज्यादा प्रिय होता है। विश्व की यदि कोई सबसे ज्यादा गहना प्रिय जनजाति है तो वो दोस्तों भील जनजाति है। साथ ही साथ दोस्तों यदि हम बात करें, ये बारी नामक कृषि करते हैं। देखिए ये 2 प्रकार की कृषि होती है, एक होती है स्थायी कृषि होती है और एक होती है अस्थायी कृषि। देखिए क्या होता है कि जो वनों को जलाकर, है ना, वनों को जलाकर इसकी ही राख में क्या बीजारोपण कर देना और यहीं पर कृषि करना क्या कहलाता है, स्थानांतरित कृषि कहलाता है। और दोस्तों जीविकोपार्जन के लिए जो प्रमुख साधन होता है वो क्या होता है, इनका कृषि। तो ये बारी नामक क्या करते हैं, ये बारी नामक कृषि करते हैं, जो कि कैसी होती है, सामान्य कृषि होती है। लेकिन जो एक अस्थायी कृषि, कहीं पे भी गए, है ना, जंगलों को जलाया, उसे क्या कहा जाता है, बेभर के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है, बेभर के नाम से संबोधित किया जाता है। जो इनकी स्थानांतरित कृषि है गौड़ जनजाति की, उसे बेभर के नाम से जाना जाता है। और साथ ही साथ दोस्तों जो मैदानी भागों में की जाने वाली कृषि को क्या कहा जाता है, तो आप याद रखेंगे कि जो मैदानी भागों में जो कृषि करते हैं उसे दिरपा कहा जाता है। दिरपा क्या कहा जाता है, दिरपा के नाम से संबोधित किया जाता है, ये आप याद रखें। और पहाड़ी भागों में इनकी की जाने वाली कृषि को पेंडा कहा जाता है, या पेंडा के नाम से जो है वो जाना जाता है, पेंडा के नाम से संबोधित किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों इनके उपवर्गों की बात करते हैं, इनके सामाजिक संस्कृति की बात करते हैं। तो जो गौड़ जनजाति होती है
जो गौड़ जनजाति होती है ये दो भागों में विभक्त होती है। कौन कौन से आखिरकार इनके दो भाग विभक्त होते हैं? तो दोस्तों यदि हम बात करें तो निवास के आधार पर ये दो भागों में विभाजित होती है। एक होता है राजगौड़, राजगौड़ होते हैं जो कि शासक वर्ग हुआ करता था, भूस्वामी वर्ग हुआ करता था, और एक जो है ये होते हैं धुरगौड़ होते हैं। दोस्तों यदि हम राजगौड़ की बात करें तो देखिए बहुत सारे ऐसे शासक हैं, पूरा का पूरा जो गोंडवाना वंश है मध्य प्रदेश में जो मंडला क्षेत्र है यहाँ पर गोंडवाना वंश, संग्राम शाह, दलपत शाह, रानी दुर्गावती, चंद्र शाह आदि जो है गौड़ वंश ने यहाँ पर शासक किया हुआ है। तो ऐसे गौड़ जिनके पास भूमि हुआ करती थी, जो कि भूसामंत हुआ, भूस्वामी हुआ करते थे, वो क्या कहलाते हैं? राजगौड़ कहलाते हैं, जिनके पास क्या है? खुद की भूमि है, भूस्वामी है। और साथ ही साथ दोस्तों धुरगौड़, ये क्या होता है? साधारण वर्ग होता है। ये क्या होता है? साधारण वर्ग होता है ना, जो कि खेतीहर मजदूर के तौर पर यह कार्य करते हैं। एक और आपको याद रखना है, मुरिया। क्या बात कर रहे हैं आप? मुरिया और मारिया। मुरिया और जो मारिया है ये भी गौड़ों का ही एक उपवर्ग है, जो कि मध्य प्रदेश से जब छत्तीसगढ़ पृथक हो गया तो यहाँ पर सर्वाधिक मध्य प्रदेश, देखिए क्योंकि हम जानती हैं कि 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ पृथक हो गया था मध्य प्रदेश से, तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जो मुरिया और मारिया वर्ग है गौड़ जनजाति का, मुरिया और मारिया वर्ग जो है वो छत्तीसगढ़ में निवास करता है। ये भी आपको याद रखना। अब साथ ही साथ गौड़ जनजाति जो है इसमें विधवा विवाह, बहु विवाह है, इन प्रथाओं का भी प्रचलन है, जिसमें जो प्रसिद्ध इनका या पूछा जाने वाला क्वेश्चन आता है दूध लौटावा के बारे में। दोस्तों यदि मामा बुआ के बच्चों के बीच में विवाह करवा दिया जाता है, शादी करवा दी जाती है, उसे दूध लौटावा विवाह के नाम से जाना जाता है। एक होता है दोस्तों अपहरण या जो पोलीथर विवाह, अपहरण या पोलीथर विवाह। इसके अंतर्गत क्या होता है? पोलीथर विवाह। ये कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो पहली बार सुन रहे होंगे पोलीथर विवाह, जिसमें दोस्तों अपहरण, जबरदस्ती जो है वो शादी कर दी जाती है, लेकिन अब इस पर प्रतिबंध जो है वो इसका कम हो चुका है। और लेकिन दूध लौटावा, जहाँ पर बुआ जो है, बुआ और मामा के जो लड़के हैं, वो लड़के लड़कियां जो है वो आपस में विवाह करते हैं, जिसे दूध लौटावा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इस जनजाति में हम पहले एक और विवाह पढ़ते हैं, लमसेना विवाह। लमसेना विवाह को सेवा विवाह के नाम से भी जाना जाता है। ये लमसेना विवाह क्या होता है? दोस्तों लमसेना विवाह में ये होता है कि जो लड़का होता है, वर जो होता है, वो वधू के यहाँ पर जाकर, घर में जाकर सेवा परंत मतलब कि जब तक जो लड़की का पिताजी लड़के के काम काज से संतुष्ट नहीं हो जाता, तब तक वो क्या करता है, वहां पर लड़की के घर जाकर, वधू के घर जाकर कार्य करता है, अपनी सेवाएं देता है। इसी कारण इसे लमसेना विवाह या सेवा विवाह के नाम से जाना जाता है। अब जैसे कि अब हम बोलते हैं ना जमाई राजा, तो इसे आपको याद रखना है, इसे क्या बोलते हैं? लामा नाई बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? इस जो लड़का है, जो वर है, जो गया हुआ है सेवा विवाह के अंतर्गत, इसे जमाई ना कहकर लामा नाई के नाम से संबोधित किया जाता है। ऐसे आप याद रखेंगे। एक और विवाह दोस्तों यदि हम पढ़ें तो आता है जड़ विवाह, है ना। घोटुल को बाद में देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमने कौन सा विवाह पढ़ा? इसके अंतर्गत दूध लौटावा पढ़ा। फिर हमने कौन सा विवाह पढ़ा? दूसरा विवाह आता है लमसेना विवाह, या इसे ही सेवा विवाह कहा जाता है। तीसरा होता है दोस्तों चढ़ विवाह, जिसमें चढ़ विवाह के अंतर्गत होता ये है कि जो वर होता है वो वधू के यहाँ पर बारात लेकर जाता है। जो वर है वो वधू के यहाँ पर क्या लेकर जाता है? बारात लेकर जाता है, जो कि सामान्यतः ऐसा ही होता है। चौथा आपको याद रखना है, एक और होता है पठौनी विवाह, जिसमें दोस्तों पठौनी विवाह में जो वधू होती है, मतलब जो लड़की होती है, वो लड़के के घर जाकर, लड़के के घर क्या ले जाती है? बारात लेकर जाती है, जिसे पठौनी कहा जाता है। ये आप याद रखेंगे। अब दोस्तों जो आजकल लिविंग रिलेशनशिप होता है, वहीं पर दोस्तों घोटल प्रथा है। तो ये आप ऐसे याद रखें, घोटुल क्या है? तो अविवाहित युवक युवतियों के लिए एक घोटुल नामक संस्था की भी व्यवस्था होती है गौड़ जनजाति में, जहां विवाह के पूर्व युवक युवतियां जो है वहां पर जाकर रह सकती हैं और प्रणय संबंध बनाने की जहां पर उन्हें क्या होती है? तो स्वतंत्रता होती है। ये क्या होता है? घोटुल। दोस्तों साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि वेरियर इल्विन ने द मुरिया एंड देयर घोटुल नामक पुस्तक की भी रचना की थी। और घोटुल यदि कई बार जो है, यदि गौड़ ना दिया हो
गौण का ही उपवर्ग मुड़िया दिया हो तो आप याद रखेंगे जो घोटुल है ये किसका दोस्तों युवाग्रह है? मुड़िया जनजाति का युवाग्रह को क्या कहा जाता है? घोटुल कहा जाता है। जबकि मुंडा जनजाति, जबकि यदि हम मुंडा की बात करें तो मुंडा जनजाति के युवाग्रह को गति ओरा कहा जाता है। ये आईएमपी क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। साथ ही साथ दोस्तों यदि हम बात करें भुइया, तो ये जो भुइया जनजाति है तो भुइया के युवाग्रह को धांगरवासा के नाम से धांगरवासा के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। आज की लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट, साथ ही साथ एक्स्ट्रा फैक्ट आपको जानने का मौका मिलेगा और आप ही जो है वो अपने नोट्स में इन्हें एक्स्ट्रा फैक्ट के तौर पर जरूर लिख लें। साथ ही साथ दोस्तों जब हम त्योहार की बात कर रहे हैं तो जो गौड़ जनजाति है इसमें मेघनाथ पर्व, बिंदकी, बकपंथी, हरेटी, नवाखानी, जवारा, मड़ई और छेरता आदि प्रमुख त्योहार जो है ये गौड़ जनजाति के द्वारा मनाए जाते हैं। जिसमें दोस्तों यदि इनमें एक और उत्सव मनाया जाता है, एक और पर्व आपको याद रखना है लारूकाज उत्सव के बारे में। आखिरकार ये लारूकाज क्या है दोस्तों? ये गौड़ जनजाति के द्वारा, जैसे ये मेघनाथ है ना तो मेघनाथ की पूजा करते हैं, ठीक उसी प्रकार से एक याद रखेंगे लारूकाज उत्सव भी गौड़ जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, जो कि सुअर के विवाह का प्रतीक माना जाता है। किसका? सुअर के विवाह का प्रतीक माना जाता है, जिसमें नारायण देव की पूजा की जाती है। जिसमें किसकी पूजा की जाती है? तो नारायण देव, इस जनजाति के जो प्रमुख देवता है नारायण देव, उनके सम्मान में देखिए इनकी जो पूजा है वो की जाती है। अब देखते हैं कि गौड़ जनजाति के द्वारा कौन कौन से जो नृत्य हैं वो किए जाते हैं। दोस्तों कर्मा एक ऐसा नृत्य है जो कि देखिए कर्मा, सैला ये ऐसे नृत्य हैं जो गौड़ और बैगा दोनों जनजाति करती है और कर्मा ऐसा पहला नृत्य बना है जिसे गिनीज बुक में शामिल किया गया है। दोस्तों विरहा ये बघेलखंड साइड किया जाता है और गौड़ जनजाति करती है ना। कहरवा, सजनी, सुवा, ऐबाल तोड़ दोस्तों दिन और रात दोनों में ही किया जाने वाला नृत्य ऐबाल तोड़ होता है, ये आपको याद रखना है। साथ ही साथ दोस्तों यदि हम बात करें रीना नृत्य की तो रीना नृत्य भी गौड़ जनजाति के द्वारा ही किया जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। रीना हो गया, गौचो हो गया, रीना, गौचो और टीना ये नृत्य भी गौड़ जनजाति के द्वारा ही किए जाते हैं। आईएमपी है, याद रखें। तो ऐबाल तोड़, कर्मा, शैला, विरहा, रीना, टीना, गौचो नृत्य जो है वो इसमें किया जाता है। जहां पर दोस्तों यदि हम कर्मा नृत्य की बात करें तो यह है विजयादशमी से प्रारंभ होकर नए वर्ष के आगमन तक चलता है, जिसमें इसका प्रमुख वाद्य यंत्र जो है वो मांदर है, ये आप याद रखें। और विश्व का ऐसा पहला लोक नृत्य है जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है। बहुत ही आईएमपी है। साथ ही साथ दोस्तों जो सजनी और दीवानी नृत्य भी महिला प्रधान नृत्य हैं। और गौड़ जनजाति देखिए, जो गौड़ जनजाति जिस प्रकार से यदि आज हम बात करें तो जो गौड़ जनजाति है वो मृतक को दफनाने का भी काम करती है और जलाने का भी काम करती है। लेकिन इसके अंतर्गत एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है खाहुल पाटा। क्या है दोस्तों? खाहुल पाटा जो है ये गौड़ जनजाति में गाया जाने वाला एक मृत्यु गान है, ये आ सकता है। तो खाहुल पाटा क्या है? तो गौड़ जनजाति के द्वारा जो अंतिम संस्कार में या मृत्यु गान है, गौड़ जनजाति के द्वारा अंतिम संस्कार में एक मृत्यु गायन गाया जाता है जिसे खाहुल पाटा के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ दोस्तों अभी हम पढ़कर आ गए थे कि उपजातियां जो है वो निवास के आधार पर कौन कौन सी होती हैं। तो एक राजगौड़ होता है, एक धुरगौड़ होता है और साथ ही साथ कौन से होती हैं? मुरिया और माड़िया भी होती हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों इस जनजाति के व्यवसाय के आधार पर वर्गीकरण की। तो देखिए अब एक हो गया निवास के आधार पर, अब बात करते हैं व्यवसाय के आधार पर। तो व्यवसाय के आधार पर दोस्तों अगरिया जो कि लोहा बनाने का कार्य करते हैं, लोहासुर इनके क्या है? प्रमुख देवता होते हैं जो कि लोहा बनाने का काम करते हैं और लोहासुर इनके प्रमुख देवता होते हैं। ऐसा माना जाता है कि धधकती हुई भट्टी जो है वो लोहासुर का प्रमुख क्या है? निवास स्थान माना जाता है। साथ ही साथ दोस्तों यदि हम बात करें उड़द की दाल को भी ये क्या मानते हैं? शुभ मानते हैं, अगरिया। दूसरा आता है दोस्तों यदि हम बात करें ओझा।
जो झाड़ फूंक का काम करते हैं, जो तांत्रिक क्रिया का काम करते हैं, उन्हें ओझा के नाम से जाना जाता है। और एक इनका वर्ग आता है 16 हस्त, है ना, 16 हस्त। ये क्या होते हैं दोस्तों? ऐसे गौण जो बड़ईगिरी का काम करते हैं, उन्हें 16 हस्त के नाम से जाना जाता है। और चौथा आपको याद रखना है कोयला भूतिस, कोयला भूतिस। तो ऐसे गौण जो नाचने गाने का काम करते हैं, उन्हें कोयला भूतिस के नाम से जाना जाता है। तो पहला देखा हमने अगरिया, जो लोहे का काम करने वाले होते हैं। फिर देखा हमने पुजारी, है ना, परधान होता है, परधान भी इन्हीं का गौण जनजाति ही का ही एक उपवर्ग है, जो कि पुजारी का काम करते हैं। ओझा जो है ये तांत्रिक क्रियाओं का काम करते हैं। 16 हंस जो है ये बड़ईगिरी का काम करते हैं। और कोयला भूतिस जो है ये नगरों में जाकर नाचने गाने वाले जो गौण है वो कोयला भूतिस कहलाती है। यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक, शेयर, कमेंट और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों जितनी भी जनजातियां हैं वो आत्मावाद और तांत्रिक क्रियाओं पर आधारित होती हैं। इनका जो धर्म ठीक उसी प्रकार से गौण जनजाति भी आत्मावाद और तंत्र मंत्र पर झाड़ू जो है ना झाड़ फूक होती है उस पर विश्वास करती है। और इनके प्रमुख देवता जो है वो दूल्हा देव है, याद रखें। साथ ही साथ बूढ़ा देव, बड़ देव, ठाकुर देव, नारायण देव, नाग देव, खैर माई, बूढ़ी माई, इनकी भी पूजा करते हैं। कौन सी जनजाति? गौण जनजाति। अब हम देखिए कुछ अन्य तथ्यों के बारे में भी इसके अंतर्गत पढ़ लेते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन आता है कि नोह डोरा क्या है? नोह डोरा क्या है? दोस्तों ये जो गौण जन जिस प्रकार से पिथौरा भित्ति चित्र भील जनजाति का है, ठीक उसी प्रकार से गौण जनजाति का जो भित्ति चित्र होता है, एक विशेष प्रकार का जो चित्र होता है, उसे नोह डोरा के नाम से संबोधित किया जाता है। ये आपको याद रखना है। यदि आपसे कोई पूछे कि इनका जो पवित्र या पूजनीय वृक्ष कौन सा है, तो इनका जो पूजनीय यदि हम वृक्ष की बात करें तो वो होता है दोस्तों पीपल। जिस प्रकार भील जनजाति का पवित्र या पूजनीय वृक्ष कौन सा था, तो आप याद रखेंगे इनका भील जनजाति का कौन सा था, तो हम पढ़कर आए थे ताड़ी, है ना, ताड़ वृक्ष। ठीक उसी प्रकार से इनका जो महत्वपूर्ण वृक्ष या पूजनीय वृक्ष है पीपल, और महत्वपूर्ण वृक्ष कौन सा है, तो महुआ का वृक्ष, है ना। महत्वपूर्ण वृक्ष कौन सा आता है? महुआ का वृक्ष होता है। और गौण स्वयं को कोयतुर कहते हैं। और कोयतुर का मैंने मतलब बताया था, कोयतुर का मतलब होता है पर्वतवासी, है ना। इसी कारण ये खुद को क्या कहते हैं? कोयतुर के नाम से संबोधित करती है। दोस्तों इनके गांव के मुखिया को गोटिया कहा जाता है। तो गौणों के गांव के मुखिया को या पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? मुकद्दम या गोटिया कहलाता है। इसी को ही गोटिया को ही क्या बोला जाता है? मुकद्दम या गोटिया कहलाता है। ये भी आपको याद रखना है। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट लेक्चर में। भारीय जनजाति, बैगा, सहरिया, परधान आदि जनजातियों को भी हम कवर करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आज मैं संविदा वर्ग 1 और संविदा वर्ग 2 की सामाजिक विज्ञान की भी टेस्ट सीरीज लेकर आ रही हूँ, तो आप वो भी जरूर देखें जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारती, धन्यवाद।